Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chatti Group of Institution. बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा दिस इज़ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको 3 डिफरेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है. फर्स्ट पॉइंट आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, राइट. सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट पॉइंट है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड पॉइंट इज आयोनाइजेशन. नाउ दिस इज द एंथैल्पी. यस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड पॉइंट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. जब हम बात करते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम बच्चों डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, राइट. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, राइट. तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो हम बेटा डिफाइन करते हैं वैल्यू, है ना, वो बच्चों क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है. जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनी टाइम, इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एनी टाइम आपका एनी टेम्परेचर, ठीक है, एनी टेम्परेचर. स्पेसिफिकेशन में करूँ तो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आपको कब डिफाइन करना है, या फिर हम ऐसे बोलें कि कोई किसी भी टेम्परेचर पे कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है ना. तो उस टेम्परेचर पे बच्चों हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी का भी यूज करना है जब बच्चों आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, राइट. और कोई सा भी टेम्परेचर हो, एनी टेम्परेचर, तो उसमें बच्चों हम क्या बोलेंगे, वैल्यू को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे. अब बेटा पॉइंट आता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है. तो आयोनाइजेशन जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है. डिफरेंस ना, किसका डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. अब इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं तो आपको बच्चों पता होगा, इसका एक बेसिक एप्लीकेशन पार्ट होता है ना. उस एप्लीकेशन पार्ट को अगर मैं बताऊं तो बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है. तो डिस्चार्ज ट्यूब की जब हम बात करते हैं तो वहाँ बच्चों डिफरेंट पॉइंट पे, है ना, डिफरेंट लोकेशंस पे आपका डिफरेंट पोटेंशियल होता है ना. तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बच्चों होल्ड करता है. तो वहाँ पे जो हम डिफरेंस निकालते हैं, राइट, टू डिफरेंट पोजीशन पे जो भी बेटा पोटेंशियल की वैल्यू होगी, उसका जो बच्चों बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू जो हम करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो फिर उस टर्म को बच्चों हम लोग जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो देखो एक बहुत ही सिंपल सा टर्म यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है बेटा. सबसे पहला पॉइंट आपका आयोनाइजेशन एनर्जी किसको हम बोलेंगे, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो आपकी वैल्यू होगी उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. और किसी भी टेम्परेचर पे जो वैल्यू आती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. और टू डिफरेंट पॉइंट पे जो आपका डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, है ना, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल. और इसका एप्लीकेशन जो पार्ट होता है वो आपका डिस्चार्ज ट्यूब होता है, राइट. ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको. ओके, अब आते हैं बच्चों इसकी हम बेसिक डेफिनेशन पे. ओके, तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में. तो एक्चुअली मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे वहाँ पे आपको मैंने बताया है ना, टू डिफरेंट पॉइंट पे जो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू है उसका डिफरेंस. लेकिन एक्चुअली में बच्चों हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी के अंदर तीनों ही टर्म बच्चों लगभग एक जैसे ही डिफाइन किए गए हैं. लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं उसको मैं तीनों को अलग अलग डिफरेंट वे भी एक्सप्रेस करूँगा. मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में. तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये एक्चुअली में क्या बताती है, मैं उसको जरा आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक तो बच्चों पॉइंट है आपको कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे डिफाइन की जाती है. और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसको निकालने के लिए, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम बच्चों क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा. तो बच्चों यहाँ पे हम जनरली फॉलो करते हैं, नाउ दिस इज ए डेल्टा आर एच
मतलब आपका इंथैल्पी का जो बच्चों चेंज है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, है ना, वो क्या होगा आपका यहाँ पे, आपका नाउ दिस इज द enthalpy of, now this is the H is the enthalpy of product minus enthalpy of reactant, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है डेल्टा आर एच, ये बेटा जो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्लियर पॉइंट, ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है। और जहाँ पे फिक्स रहता है आपका टेम्परेचर कैसे बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो। तो अभी यहाँ पे एक ये पॉइंट, लेकिन इसको कैसे समझते हैं तो वो मैं आपको पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। तो जैसे मान के चलो बच्चों हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, राइट। इस रिएक्टेंट, ये जो बच्चों रिएक्टेंट हमारे पास है, ये आपका है न्यूट्रल, कैसा है, न्यूट्रल रिएक्टेंट है। इस न्यूट्रल रिएक्टेंट को अगर बच्चों मैं चेंज कर रहा हूँ प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बच्चों फॉर्म हुआ है, तो आप रिएक्टेंट से, इस न्यूट्रल रिएक्टेंट से जब बच्चों हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, तो इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पे जो बना है प्रोडक्ट वो बच्चों कैसा होगा, आयंस की फेज में आपको मिलेगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के केस के अंदर बच्चों जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो प्रोडक्ट में जब चेंज होगा तो बेटा प्रोडक्ट जो होंगे वो आपको आयंस आपको स्पीसीज मतलब कैटाइंस और एनाइंस की फेज में वो डिफाइन होगा। और यहाँ बच्चों जो होगा वो बेटा एनर्जी को हम सप्लाई करते हैं, तो बेटा इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जनरली निकालते हैं डेल्टा आर एच, जो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करूंगा तो बच्चों यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस हो चुका है, समझ में आपको आ गया होगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में मैंने बताया था कि एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जो बच्चों हम वैल्यू निकालते हैं, है ना, उस पर्टिकुलर एक आपका न्यूट्रल एटम जहाँ से बच्चों आउटर मोल सेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिट पे मूव कर रहा है, मतलब वहाँ से बाहर निकल रहा है, तो वहाँ भी आप एनर्जी को सप्लाई ही करते हो, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बट इस एक डिफरेंस क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी में, यहाँ पे बच्चों एट एनी टेम्परेचर होता है, वहाँ पे बच्चों टेम्परेचर फिक्स होता है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो होता है इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालनी है तो बच्चों वो जो वैल्यू होती है वो आपकी डेल्टा आर एच, यहाँ बच्चों आपका माइनस रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये होगा आपका ई नॉट, जिसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एक्चुअली आयोनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पे आपका ये वाला टर्म रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला टर्म होगा वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/2 R इंटू टी, 5/2 R इंटू टी, टी आपका टेम्परेचर इन केल्विन, R आपका हो जाएगा कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू को, बिकॉज आयोनाइजेशन इंथैल्पी एट एनी टेम्परेचर हम डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी फिक्स थी बच्चों, किस पे थी, वो आपके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे डिफाइन हो रही थी, ठीक है। जब वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे डिफाइन हो रही थी तो आपको पता है कि जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकल के जो आएगा बच्चों, वो आयोनाइजेशन एनर्जी से अधिक निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हम ऐड करते हैं बच्चों के साथ 5/2 R इंटू टी के साथ। ये क्लियर पॉइंट हो गया, ओके। टी यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो गिवन होगा केल्विन के अंदर, R आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर देते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी, है ना, दोनों को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसके हम डेफिनेशंस पे आते हैं ज़रा। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम होगा, ये बच्चों उसका न्यूक्लियस हो गया है, और यहाँ पे बच्चों ये आउटर मोस्ट सेल हो गया है।
यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इनफाइनाइट पे शिफ्ट हो गया है, मतलब यहाँ से आपने बाहर निकाला है। अब यहाँ पे जो आपका अपोजिट चार्ज जो बच्चों स्पीसीज हैं, मतलब न्यूक्लियस और आपका इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, राइट। ये होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू डिफरेंट चार्जेस हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी टू डिफरेंट चार्ज को लेके जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बच्चों आपके डिफरेंट चार्ज में ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा, इसलिए लिखेंगे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैल्यू क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। तो अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली बच्चों आपको यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपको ब्रेक, जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक आपका इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके न्यूट्रल एटम से रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको हम ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे टर्म आता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल और मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चों आइसोलेटेड एंड गैसियस, जब कोई बेटा एटम आपका आइसोलेटेड होगा तो उस केस में बच्चों आपका वो आइसोलेटेड वाला जो एटम होगा वो गैसियस फेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स को लेके हम स्टडी नहीं कर सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर आपको रीड करना है, समझना है, तो उसमें आपका जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, है ना। तो आइसोलेटेड जब होगा तो वहाँ पे हम इजीली स्टडी कर पाते हैं। तो दैट्स वाई बच्चों पहले हम क्या करेंगे, एटम को आइसोलेटेड फेज में लेके आएंगे और आइसोलेटेड फेज का जो एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लियर पॉइंट है, ओके। और न्यूट्रल भी होना आपका जरूरी है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द बैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट का मतलब समझो ध्यान से, इनफाइनाइट का मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर पे ही अगर बेटा इलेक्ट्रॉन्स आपका पहुंच जाएगा तो इसका मतलब आपका इनफाइनाइट पे शिफ्ट हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम कहाँ पहुंचाएंगे, इस इनफाइनाइट पे। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए जो आप एनर्जी को सप्लाई करोगे, बट कीप इन माइंड कि आपका जो एटम है वो बेटा उसके लिए आपकी कंडीशंस क्या है, एटम आपका होना चाहिए आइसोलेटेड, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज न्यूट्रल एंड थर्ड कंडीशन इज गैसियस, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि अगर बेटा आइसोलेटेड होगा तो ऑब्वियसली बच्चों गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे दो कंडीशन बेटा आपकी मस्ट है, एक तो आपका आइसोलेटेड, दूसरा आपका गैसियस। ये दोनों कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आपका हो गया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। यस, तो अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे, ये जो पॉइंट आपका रिलेट होगा फॉर एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस इज टू बी 2 to 3 सेंटीमीटर। जहाँ पे बच्चों एक आपको न्यूट्रल एटम दे रखा है ना, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन और बेटा न्यूक्लियर चार्ज के बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसके लिए बेटा क्या है आपका K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ बच्चों जो K है बेटा उसकी वैल्यू आपकी डिफरेंट जो मीडियम्स होते हैं उन पर डिपेंड करेगी, उन पर डिपेंड करती है, राइट। अब यहाँ से जब बच्चों हम आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से आपका जो एटम है कुछ इस तरीके से बच्चों कन्वर्ट हो जाए। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बाहर जाएगा तो उसके पास बच्चों क्या चार्ज आएगा, राइट। अब ये जो चार्ज आ रहा है तो उस चार्ज के बेस पे हम लोग या बच्चों क्या बताएंगे कि अगर जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्चुअली में एटम से ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो उस केस में आपका जो डेल्टा एच है, मतलब चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा, या तो आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर आपका नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि वहाँ पे आप एनर्जी गेन हो रही है, एनर्जी गेन का मतलब एनर्जी वहाँ पे सप्लाई की जा रही है। और इन केस अगर डेल्टा एच के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया था कि डेल्टा आर एच या फिर डेल्टा एच आर इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो जब ये जो बच्चों वैल्यू रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी के बारे में जब हम बात करते हैं, राइट, तो अगर यहाँ पे डेल्टा आर एच की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आएगी
तो उसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी एनर्जी क्या हो रही है, सप्लाई की जा रही है मैक्सिमम। तो बेटा इसको बोलेंगे यहाँ पे एनर्जी गेन हो रही है एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर आपकी डेल्टा आर एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो उस केस में एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज। तो जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बहुत ही सिंपल से स्टेप से, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। जरा एक बेसिक पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करूँ तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एक्सोथर्मिक को लेके। तो एक्सोथर्मिक को हम कैसे लिखते हैं, जैसे बच्चों ए प्लस बी, राइट, फॉर्मेशन ऑफ सी एन प्लस आपका यहाँ पे हीट ना, ये आपका बेसिक लिखने का लॉजिक है। तो प्रोडक्ट की साइड में हीट लिखी जा रही है, मतलब यहाँ से आपकी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट आपकी रिलीज हो रही है। और अगर मैं इंडोथर्मिक की बात करूँ तो इंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की साइड में जैसे ए प्लस बी प्लस आपका यहाँ पे हीट लिखा जाएगा, देन फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी। तो इस केस में अगर इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन होता है तो बच्चों हीट जो लिखा अगर आपकी लिखा है रिएक्टेंट की साइड में, तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे हीट आपकी रिएक्टेंट की तरफ सप्लाई की जा रही है, तब आपका केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो गया है। क्लियर है। जैसे अब देखो यहाँ पे एक आपका एटम एम है, इस एटम एम से बच्चों अगर आपका आउटर मोस्ट शेल या बैलेंस सेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो बच्चों यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं उतना ही चार्ज आएगा, मतलब चार्ज कितना आएगा, m+1 आपका चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, है ना, तो जब बच्चों हम m आपका जो एटम था, राइट, उस न्यूट्रल एटम से, उस पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम से जब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर निकाला था, तो वहाँ पे एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है, राइट। जब एनर्जी को हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इस केस में आपका डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एच कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। अब इसके बाद बच्चों बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये होगा, यहाँ पे इसकी बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स के बारे में बताऊँ मैं, तो बच्चों इसकी इस आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट्स होती हैं, ये बेटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर एक एटम को लेके हम बात करेंगे तो बच्चों वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अगर हम पर्टिकुलर मोल्स को लेके बात करते हैं, है ना, तो मोल्स को लेके बात करेंगे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे किलो जूल पर मोल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्जन यूनिट और होता है ना, उसको भी लिख लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपको देखने को मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका जूल, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक कन्वर्जन यूनिट है, इसको भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब बच्चों होगा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करूंगा। तो देखो बच्चों, जैसे सपोज हमारे पास मेटल एम था, एलिमेंट एम है सपोज, यहाँ से अगर बच्चों आउटर मोस्ट सेल से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है, तो ऑब्वियसली कि बच्चों यहाँ पे एनर्जी क्या आपकी सप्लाई की गई होगी, ठीक है। जब एनर्जी सप्लाई की गई होगी तो उस आइसोलेटेड, है ना, उस न्यूट्रल और उस गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बाहर निकल गया है। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपका बाहर निकला है, तो जो चार्ज क्या आएगा, m+1 चार्ज आएगा, मतलब साइज आपका छोटा हो गया है। तो m का जितना साइज था उससे कम साइज बच्चों क्या होगा, उससे कैटाइन का साइज होगा। क्यों, कैटाइन का बेटा देखो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, तो कहीं ना कहीं बेटा प्रोटॉन्स तो कम नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सपोज आपके जो भी प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो वो तो उतने ही प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट जब इलेक्ट्रॉन्स आपका बाहर गया है, तो इसका मतलब सीधा क्या होगा कि यहाँ से सपोज बच्चों इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चला गया, तो अब जो आपका न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में आपका प्रीफाइन हो जाएगा। इसका मतलब आपका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। साइज कैसा होगा, छोटा। और जो आपकी रेडियस है बच्चों वो क्या करेगी, आपकी श्रिंक कर जाएगी, है ना, साइज आपका छोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो भाई जब यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है, तो इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब इसके बाद जब हमारे पास फर्स्ट कैटाइन आपको मिल गया है, तो अब उस m+1 से अब हम निकालेंगे बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब फिर से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, m+2 आ जाएगा। जब ये m+2 आया तो इसके लिए बच्चों हम डिफाइन करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से m+2 से मैं फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो चार्ज क्या होगा, m+3 आपका आ जाएगा। अब इसके लिए बच्चों हम डिफाइन करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड हम डिफाइन करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि एक सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, इन सब में से अधिक वैल्यू किसकी होती है।
तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब बच्चों आपका न्यूट्रल एटम था तो उस समय आपको एनर्जी ऑब्वियसली कम सप्लाई करनी पड़ी थी, है ना। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे किसी के हाथ में सपोज मान के चलो आप कि सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोज उसके पास 5 पेन है, राइट। अगर उस 5 पेन को, है ना, कोई अगर बच्चे उसको खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली कि यहाँ से आपके 5 पेन जो होंगे वो आसानी से आपके कुछ ना कुछ जो आपके अगर मान के चलोगे तो 2 to 3 पेन तो इजीली आपके यहाँ से हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन लास्ट का जो बचा एक पेन होगा, क्या उसको निकलना आसान होगा? तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिफाइन होगा, है ना। यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी आपकी ज़्यादा हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि एम से M+1 में जब आपका एटम चेंज हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो वहाँ पे एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ी थी। लेकिन जब M+1 से M+2 में जब चेंज करना है तो यहाँ पे बेटा M+1 के साथ आपका मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और साइज भी छोटा हो गया था, तो अधिक बेटा न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। फिर क्या होगा, M+2 और साइज बच्चों छोटा हो जाएगा M+1 से, तो यहाँ पे और अधिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूँ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो आपका बेसिक ट्रेंड ये फॉलो किया जाएगा कि मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 इसकी वैल्यू हमेशा आपकी कम होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और सबसे अधिक वैल्यू होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की। तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की वैल्यू हमेशा आपकी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जैसे बच्चों आपका यहाँ पे H2 दे रखा है, यहाँ से आपका 2H+1 में चेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हुए हैं। अब क्या इसके लिए बच्चों इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं? तो जरा चेक करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, क्या H2 आपका यहाँ पे आइसोलेटेड बटो है बेटा? क्या आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है? तो आंसर होगा आपका आइसोलेटेड नहीं है। बट गैसेस तो लिखा हुआ है, ठीक है, बट आइसोलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका, इसके लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन के लिए। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम गैस लिखा है और यहाँ पे Al+1 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा, तो क्या यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी डिफाइन होगी? तो देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे गैस नहीं है, ये बेटा ये एल्यूमिनियम क्या लिखा है यहाँ पे आपका सॉलिड लिखा है, तो सॉलिड के लिए तो रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपका 3p1, है ना। अब यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकाला गया, आपका ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला गया है, और देखो यहाँ पे आपका ये 1s2 2s2 2p6, जरा चेक करो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी। तो आउटर मोस्ट निकालने के लिए बच्चों एन की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, तो एन की वैल्यू अधिक बच्चों क्या यहाँ पे आपकी 3s है, यहाँ पे आपका 3p है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। तो जरा बेटा इसकी एनर्जी का सीक्वेंस करके देख लेते हैं क्या सही लिखा है। यहाँ पे आपका n+l के अकॉर्डिंग देखोगे तो 3+0 हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट एनर्जी फॉर 3s। 3p की बात करोगे तो आपका 3+p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे आपको 4, मतलब बेटा आपकी 3p की एनर्जी अधिक है 3s से, तो ट्रेंड तो हमारा सही लिखा है। अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ बच्चों आपका ये 3s2 है, राइट। अब यहाँ से आपके 3p1 से आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला गया है ना, ये आपका करेक्ट लिखा है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। बट ये भी चेक करना है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्चुअली में आपका किसी भी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। क्या किसी भी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर किसी नॉन मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये भी पॉइंट कर, क्योंकि आपका यहाँ पे जो एटम है बेटा वो एक ही एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका डिफाइन होगा, राइट। तो जरा यहाँ पे चेक करेंगे इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो कितना होगा, देखो आपका यहाँ पे 2 + 2 4 + 6 आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 आपका 12 हो जाएगा, 1 आपका 13 हो जाएगा। मतलब ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बेटा एल्यूमिनियम क्या होता है, सॉलिड फेज के अंदर डिफाइन किया जाएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, बट इस कन्फ्यूजन के लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कन्फिग्रेशन का मतलब बच्चों कौन सा आपका एटम है, तो एटम कैसा है बच्चों, एल्यूमिनियम इट इज सॉलिड, तो इसका मतलब यहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है 1s2 2s2 2p6 3s 0 लिखा हुआ है और 4s1,
है ना। तो क्या इस कन्फिग्रेशन के लिए हम आयनोइजेशन एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो 3s की एनर्जी बच्चों क्या होती है, कम, और 4s की एनर्जी क्या होती है, अगर चेक करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ 4s पे चेक करूँ तो आपका ये कितना होगा, 4 प्लस 0 हो जाएगा, राइट। ओके 4 यूनिट। यहाँ पे कितना होगा, 4 प्लस 0, 3 प्लस 0 होगा, मतलब आपका 3 यूनिट। लेकिन 3s के वजह से मैंने रूल्स बताया था बेटा, एस एस देन आपका पी एस देन पी एस, मतलब आपका यहाँ पे जो 3p आना चाहिए, 3p तो रिप्रेजेंट है ही नहीं, है ना। जब 3p रिप्रेजेंट नहीं है तो मतलब ये कन्फिग्रेशन ही रॉन्ग है। जब ये कन्फिग्रेशन रॉन्ग हो गया तो इसके लिए भी हम आयनोइजेशन एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस किए जाते हैं। ओके अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन O2। तो O2 से जब बच्चों आपका यहाँ से O2 प्लस 1 में चेंज हुआ है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स आपका रिमूव हुआ है, तो O2 बच्चों यहाँ पे लिखा है गैस की फेज में। डेफिनेटली बच्चों गैस की फेज में आपका ऑक्सीजन रहता है डायटोमिक फेज में, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे बट ऑक्सीजन आइसोलेटेड नहीं है, आइसोलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जब आइसोलेटेड नहीं है, ये मस्ट कंडीशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका आयनोइजेशन एनर्जी डिफाइन नहीं हो पाएगा। व्हाट इज द यूनिट? यूनिट बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना, किलो जूल पर मोल्स या फिर किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो ये आपके बेसिक यहाँ पे इसके यूनिट्स होते हैं आयनोइजेशन एनर्जी के। फोकस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका ये पॉइंट है। इस पॉइंट में इट इज़ एन इंडोथर्मिक प्रोसेस जहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू आपका पॉजिटिव रहेगा। हम बात कर रहे हैं आयनोइजेशन एनर्जी को लेकर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बट इट मे बी नेगेटिव इन केस ऑफ एनायन। तो एनायन के केस के अंदर आपका बच्चों कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। इसके बारे में जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं बच्चों, हमारे पास Cl माइनस प्रेजेंट है। अगर Cl माइनस से इसको बच्चों में Cl में चेंज करना चाहूँ, Cl बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो आपका 0 पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 में डिफाइन करेंगे। ये कितना है आपका -1, यहाँ पे कितना है 0। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से आपका 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रिलीज कर दिया है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी तो आपका आयनोइजेशन एनर्जी ही तो डिफाइन करी जा रही है। यहाँ भी तो आपका आयनोइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, आयनोइजेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका बाहर निकालना है, रिलीज करना है। तो वही यहाँ पे आपका फॉलो किया गया है, मतलब ये आयनोइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इन केस ऑफ एनायन, इस केस में बच्चों आपका जो आयनोइजेशन एनर्जी होगा वो कैसा होगा, आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके अब एक यहाँ पे एक बेसिक एक एक्सप्लेनेशन है, उस पर जरा फोकस करते हैं। एक्सप्लेनेशन बच्चों को जिस तरीके से है कि बेरिलियम -1 से मैंने बेरिलियम में चेंज किया है, और इसका मतलब यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया है, तो आयनोइजेशन एनर्जी आपकी डिफाइन हो जाएगी। तो बेरिलियम माइनस का कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो देखो आपका 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ से आपका ये 2p1 है, तो 2p1 का मतलब ये जो आपका कन्फिग्रेशन है वो लेस स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वैसे भी आपका अगर अगर आपका स्टेबल जाएगा तो p कैसा होना चाहिए था, या तो आपका हाफ फील्ड होना चाहिए था, या फिर आपका p आपका फुली फील्ड होना चाहिए, p6 होना चाहिए था, है ना। यस, यहाँ पे आपका P6 होना चाहिए था, या फिर आपका P3 होना चाहिए था। तो ऐसा तो नहीं है, तो आपका ये लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन है ना। और बी, अगर B-1 की मैं बात करूँ, बेरिलियम आयन के बारे में बात करूँ जो -1 चार्ज को होल्ड कर रहा है, ये आपका लेस स्टेबल स्पीसीज होगा। जब ये बेरिलियम में चेंज हुआ तो बेटा यहाँ से 2p1 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 1s2 2s2 और आपका 2p0 बचेगा। तो मतलब ये जो आपका 2s2 आ रहा है, ये क्या बता रहा है, ये तो बच्चों आपका एस सबसेल क्या है, फुली फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मतलब यहाँ आपकी जो स्टेबिलिटी हो रही है वो क्या हो रही है, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो बेरिलियम -1 है वो बी में चेंज होना चाहिए ईजिली, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे आज जब इलेक्ट्रॉन्स, अब इस केस में आपको एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी आपको नहीं देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम -1 कैसा है, अनस्टेबल है। और वैसे भी आयनोइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो स्टेबिलिटी की तरफ आपको मूव कराएगा। जनरली हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आपका बेरिलियम जो -1 है वो आपको बेरिलियम में जब चेंज हुआ था तो ये लेस स्टेबल था। तो लेस स्टेबल मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिक वो चेंज किस में होना चाहेगा, मोर स्टेबल में चेंज होना चाहेगा। तो इस केस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिक बाहर जाएगा, अपने आप से बाहर जाएगा। यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब एनर्जी आप यहाँ पे सप्लाई नहीं करोगे तो इस केस में आपका जो आपका रिजल्टेंट आंसर आएगा वो कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो इस केस में आपका जो डेल्टा एच आएगा वो कैसा होगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी को सप्लाई नहीं करोगे।
तो इन केस ऑफ एनाइन ये आपकी कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। ये बात आपको ध्यान देनी है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टू गेट मोर स्टेबल बेरिलियम माइनस इजिली कन्वर्टेड इनटू बेरिलियम, सो डेल्टा एच इज नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वन बच्चों आपका आएगा, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो उन फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला बच्चों फैक्टर आता है आपका एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो यहाँ पे एक मैं बेसिक से आपको एक टर्म बताऊंगा कि जैसे बच्चों मान के चलो, अगर एटम का साइज हमारे पास दो एटम अवेलेबल हैं, जैसे सपोज एक एटम बच्चों हमारे पास कुछ इस साइज का है ना, दूसरा एटम हमारे पास कुछ इस तरीके से कुछ बिगर साइज का एटम है। ठीक है, तो ये आपका स्मॉलर साइज का एटम है, ये आपके बिगर साइज का एटम है। अब स्मॉलर साइज के एटम में आपके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है। तो इसको बच्चों मेरे को पहुँचाना है इन्फाइनिट पे, इसको भी पहुँचाना है इन्फाइनिट पे। तो दोनों में आपको देखने की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कहाँ पे अधिक होगी, मतलब कहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने का मतलब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज के बीच में, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो कहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, तो कम बच्चों वहाँ पे होगी जहाँ पे साइज कैसा होगा आपका, बड़ा साइज। तो बिगर साइज में जब कम आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे आपको लेस एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लेस एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ स्मॉलर साइज, यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आपको मैक्सिमम सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक रेडियस होगी, वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी, और जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब देखो, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आपका जो रिलेशन बनता है कि एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपके बेटा एटम का साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम डिफाइन करनी पड़ेगी, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। और अगर आपका साइज छोटा होगा तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों न्यूक्लियर चार्ज, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो जिसकी बेस वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपका रिजल्टेंट आपका इस तरीके से डिफाइन हो गया। अब हम बेटा आते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि टॉप से बॉटम पे आते हैं। टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे स्मॉल एन की जब हम बात करते हैं, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका KLMN, ये जो आपकी सेल्स हैं, ये सेल्स बच्चों क्या होती हैं, आपकी कंटिन्यूस ऐड होती जाती हैं जैसे आप नेक्स्ट पीरियड के अंदर मूव करते हो। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपकी सेल्स जब इंक्रीज होंगी तो इंक्रीज होने पे पॉइंट ये बढ़ता है कि साइज तो बढ़ रहा है ना। अब साइज बढ़ने पे जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका अधिक होगा, मतलब नहीं होगा। तो आउटरमोस्ट जो आप देखो, अब सिंपल से मैं स्टेटमेंट बताऊं कि बेटा फर्स्ट एटम का साइज सपोज इतना छोटा होगा, नेक्स्ट का थोड़ा और बड़ा होगा, इस तरीके साइज बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि आपकी सेल्स बढ़ती जा रही हैं। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, वो बेटा उसकी वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू डाउन द ग्रुप जाने पे आपका डिक्रीज कर रहा है न्यूक्लियस के बीच में और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कम एनर्जी ही सप्लाई करोगे तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जिसका एक बेसिक सा एक पॉइंट और होता है कि बच्चों सीजियम, ऐसे सीजियम के बारे में बोला जाता है कि आपके फर्स्ट ए के अंदर जो आपका सीजियम एलिमेंट है उसको हम फोटो केमिकल सेल के अंदर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी कम होती है ना। आपके जनरली हम बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे या सनलाइट की प्रेजेंस में या फोटोन की एनर्जी के साथ ही, जैसे फोटोन बेटा यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो करते ही यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका इजीली बाहर चला जाता है, मतलब कम एनर्जी पे ही आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाएगा। या फिर ऐसे बोलो कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है इन केस ऑफ सीजियम आपका लूजली बॉन्डेड है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका, तो इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप आने पे साइज बड़ा होगा, तो साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, जिसकी वजह से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी सप्लाई करने पे आसानी से बाहर चला जाएगा। तो ये इसका बेसिक आपका ट्रेंड है। तो ये क्लियर आपको हो गया होगा, समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा, एक नोट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा देखेंगे। When the value of principal quantum number n will increase
along the group top to bottom, so value of shielding effect है ना इंक्रीजेस। मैंने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पहले आपको क्लियर किया हुआ है, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में है ना। इसको भी बच्चों में मैंने बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। जब बच्चों हम शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था बच्चों फोर्स और रिपल्सन को अपन लेते हैं। और जब हम लोग जेड इफेक्टिव के बारे में बात करते हैं, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा इज स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट या स्क्रीनिंग नंबर। जेड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेड इफेक्टिव को जब मैंने बोला था तो बच्चों यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ मैंने इसको रिलेट किया हुआ था। ठीक है, मैंने दोनों ही बेटा शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट करना। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। किससे करते हैं प्रोटेक्ट, आउटर मोस्ट या आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से करते हैं प्रोटेक्ट, है ना। कि बेटा उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है बाहर डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए, आउटर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते हैं तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरीके जेड इफेक्टिव क्या होता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस के पास जितना चार्ज है ना, उससे कम चार्ज आपका जो होगा, वही चार्ज बेटा जितना चार्ज होगा वो तो वैल्यू बच्चों जेड को रिप्रेजेंट करेगा ना। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों किसी भी एटम ए एटम है, उसकी बेटा एटॉमिक नंबर सपोज आपका मान लेते हैं कि सपोज 12 है, तो इसके बेटा चार्ज क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर जेड इंटू ई होगा। क्या जेड इंटू ई जो चार्ज है, क्या ये बच्चों आपके तो आपका न्यूक्लियर चार्ज हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज हुआ ना। बट जेड इफेक्टिव क्या हुआ, जेड इफेक्टिव वो होगा जितना न्यूक्लियस का चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कितना बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है, कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है बेटा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में बच्चों क्या होता है, शील्डिंग के बारे में बात करें, रिपल्सन के बारे में बात करते हैं। कौन सा रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है बच्चों, इनर सेल और आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके रिपल्सन भी काम करता है। तो रिपल्सन की वजह से कुछ फोर्स बच्चों जो होगा, या फिर ऐसे आप बोलो कि कुछ आपका जो चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज, वो बच्चों कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, वो सिग्मा बेटा यहाँ से हम माइनस कर देते हैं तो जेड इफेक्टिव निकल के आ जाए, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जैसा मैंने बताया भी था कि शील्डिंग जितना ज़्यादा होगा, है ना, तो आपको पीछे भागना पड़ेगा, रेडियस बढ़ती जाती है। और जितना आपका जेड इफेक्टिव अधिक होगा तो आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, फॉरवर्ड आओगे, है ना, रेडियस का साइज वहाँ पे कम होगा। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे एक नया एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, इन इस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए, जैसे मैंने बताया कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी ना टॉप टू बॉटम आने पे ग्रुप में, सो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, सो साइज विल ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। तो मतलब एक पॉइंट आपका ये भी है, ये भी आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से देखते हैं, क्लियर है। तो इसमें बेसिकली देखो बेसिक पॉइंट क्या है वो देखो मैं बताना चाहूँगा। बेसिक पॉइंट कुछ ऐसा है कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या होंगे, आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस के आसपास इनर सेल के अंदर बेटा मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इंक्रीज करेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो हम ऐसे बोलते हैं कि KLMN, इसको भी आप समझ लो, ये भी एक रूल्स होता है KLMN। सेल्स बढ़ते हैं तो भी हम बोलते हैं नंबर ऑफ बेटा जो आपके जो साइज है वो आपका इंक्रीज कर रहा है ना। तो इस केस में आपका जब साइज इंक्रीज करेगा तो साइज के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब साइज अधिक है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम। इसलिए टॉप टू बॉटम आने पे, टॉप से बॉटम पे आने पे, ग्रुप के अंदर मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम। तो हमारे पास दोनों रीजन है, दोनों रीजन में से कोई सा भी रीजन आप टिक कर सकते हो। तो आपके जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो बच्चों कैसी होगी, टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होगी। क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो दोनों ही रीजन आपके लिए क्लियर है। अब बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को लेके। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पे मैं आप बताऊंगा बच्चों कि आपका जो पीरियड टेबल है ना, उस पर्टिकुलर पीरियड टेबल के अंदर, है ना, कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो किस तरीके से डिक्रीज करेगी। तो जैसा मुझे पता है कि अगर मैं टॉप से बॉटम पे मूव करूँगा, टॉप टू बॉटम मूव करूँगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाऊँगा, मतलब आप पीरियड के अंदर मूव ट्रैवल कर रहे हो, तो उस समय आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो जनरली आपकी इंक्रीज करती है। क्यों करती है इंक्रीज, क्योंकि बच्चों देखो लेफ्ट से राइट में जाने पे साइज कैसा होता है, तो आप बोलोगे कि साइज आपका डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, है ना। प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ते हैं तो आउटर मोस्ट सेल है बेटा, आउटर मोस्ट सेल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे आपका ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब साइज आपका डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है,
तो दिस इज अ बेसिक रीजन जो पहले भी आपको रेडियस के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अब जब साइज छोटा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आयनोस एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आयनोस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों कुछ पर्टिकुलर ग्रुप हैं, है ना, कुछ ग्रुप यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, है ना, बाकी हम उन ग्रुप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, है ना, तो उनके पीछे कुछ रूल्स आएंगे बेटा कॉन्ट्रैक्शन को लेके, तो वो हम लोग मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से वहाँ पे काम किया जाएगा। जैसे आपका बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, ठीक है, तो ध्यान से देखना कि बच्चों यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट ए के बारे में बात करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन आपके एल्कली मेटल्स को डिफाइन नहीं करता, उसको बेटा बाहर निकाल देंगे। और लास्ट एलिमेंट बच्चों आपका आएगा फ्रेंशियम, वो आपका रेडियो एक्टिव होगा, उसको भी हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो डाउन द ग्रुप आने पे बेटा जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज आपका इंक्रीज कर रहा है, जो हम लोगों को ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। इसलिए बेटा देखो सेकेंड डे बेटा यहाँ पे कोई भी आपका इरेगुलर पैटर्न नहीं है, रेगुलर पैटर्न से बिल्कुल, है ना, जो आपका आंसर होना चाहिए नॉर्मल ट्रेंड को लेकर। तो देखो आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बच्चों रेडियम भी यहाँ पे नहीं लेने वाले क्योंकि वो भी आपका रेडियो एक्टिव है। तो इसके अंदर भी देखो बच्चों, तो यहाँ भी आपका टॉप टू बॉटम आने पे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज, बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीज। नेक्स्ट देखो बच्चों ग्रुप 15 और 16। अच्छा मैंने यहाँ पे 13 14 क्यों लिया, क्योंकि उसके अंदर बच्चों कुछ कॉन्ट्रैक्शन काम करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी अलग होती है, उसको अपन एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, बट बहुत से लोग बहुत से मतलब बुक्स में एक्सेप्शन लिखा हुआ है, बट वो एक्सेप्शन नहीं, वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट थ्योरी काम करती है कॉन्ट्रैक्शन को लेके। आपका डी कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपका लेंथनॉइड और कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। देखो तो बच्चों ग्रुप 15 के अंदर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो यहाँ भी आपका कोई भी जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड है वही फॉलो किया जाए, कोई भी इरेगुलर पैटर्न नहीं होगा। तो यहाँ भी टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो करेगी आपकी डिक्रीज। नेक्स्ट बच्चों इन केस ऑफ हेलोजन, तो यहाँ भी बेटा नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। टॉप टू बॉटम आने पे बेटा आयोडीन का साइज बड़ा होगा जब आपका बिगर साइज मिलेगा एटम, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसकी वैल्यू करेगी आपकी डिक्रीज। लास्ट वन इज हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू टॉप टू बॉटम आने पे, मैं बेटा बात कर रहा हूँ टॉप टू बॉटम आने पे, तो ये भी वैल्यू क्या होगी बच्चों, इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस हम लोग बात करें, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसके अंदर भी यहाँ पे आपका नाउ दिस इज 17, राइट, ओके, ऑक्सीजन को लेके भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो इस केस में भी आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी टॉप टू बॉटम आने पे, तो बच्चों यहाँ साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है पॉइंट, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करेंगे बच्चों। तो ग्रुप आपका यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड आपका 15 एंड आपका 17 एंड लास्ट वन इज 18। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये आपका पॉइंट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस और इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम। ठीक है, गैलियम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअली एल्यूमिनियम को लेके कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होती है, लेस होती है गैलियम से, या फिर इक्वल होती है ना। तो इसके पीछे रीजन होता है बच्चों डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बेसिक हमारा ग्रुप क्या है तो उस पर जरा देख लेते हैं। ये बेटा आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड आपका गैलियम, इंडियम और आपका थैलियम। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड होगा वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो आपका वही होगा कि डाउन द ग्रुप अगर मैं मूव करूंगा, टॉप से बॉटम में अगर मैं मूव करूंगा, तो इस केस में आपका साइज क्या होगा, तो आप बोलोगे कि साइज तो इंक्रीज किया है। अगर साइज इंक्रीज किया है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब आपका जो नॉर्मल ट्रेंड बनना चाहिए वो ये बनेगा। ठीक है, बट ये ट्रेंड हमारा इनकरेक्ट है, गलत है ना। गलत क्यों है, क्योंकि बच्चों जहाँ पे गैलियम के बारे में बात करता हूँ, है ना, तो गैलियम से आप जस्ट पहले देखोगे, है ना, तो यहाँ बच्चों आपका ये थर्ड पीरियड को रिप्रेजेंट करता है क्या, क्वेश्चन ये है, क्या ये थर्ड पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, ये आपके फोर्थ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब ये फोर्थ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है तो बच्चों 3D सीरीज आपके यहाँ पे आके फिनिश होती है। जब 3D सीरीज यहाँ पे बच्चों आपकी 30 एटॉमिक नंबर की फिनिश होती है ना,
तो जब आपका 3D सीरीज फिनिश होगा 30 एटॉमिक नंबर पे, तो बेटा उसके बाद क्या आएगा, आपका गैलियम आएगा। तो गैलियम के साथ अब देखो यहाँ पे बोरॉन फैमिली आएगी बेटा, नेक्स्ट फैमिली कौन सी, कार्बन फैमिली भी आएगी। तो बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली है ना, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, इन दोनों के साथ जो होगा वो आपका डी कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा। क्वेश्चन ये है क्यों, क्योंकि बच्चों डी कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ था तो वहाँ पे इरेगुलर 3D सीरीज का जो रेडियस की बात की गई तो वहाँ पे इरेगुलर पैटर्न आया था, है ना। तो वो इरेगुलर जो पैटर्न था वो आपका वहाँ पे जेड इफेक्ट और स्किनिंग कांस्टेंट को लेके हम लोगों ने बात की थी वहाँ पे, है ना, इरेगुलर पैटर्न था। तो उसका जो इफेक्ट है कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट मैंने आपको डिस्कस किया था, है ना, कि किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जेड इफेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होगा वो यहाँ गैलियम के लिए आपका जो 3D सीरीज के अंदर जो आपका जेड इफेक्टिव की वैल्यू थी या फिर शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू थी वो गैलियम तक आपकी काम करती है, लेकिन आपका नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा बच्चों यहाँ पे जर्मेनियम, तो उसके लिए प्रॉपर काम नहीं करती है। पहला पॉइंट तो ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा सिर्फ किसके अंदर, बोरॉन फैमिली के अंदर। तो बेटा इसी की वजह से आपका जो गैलियम है वो गैलियम का और एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का आपको जैसे मैंने साइज के बारे में बताया था तो वही पैटर्न बेटा यहाँ पे फॉलो किया जाएगा कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्यूमिनियम की जो एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी लेस हो जाएगी। एल्यूमिनियम की आयनेशन एनर्जी कैसी होगी, लेस होगी या फिर आपकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम एक्चुअली बात करते हैं साइज को लेके। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो थैलियम है बच्चों यहाँ पे काम करता है लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ भी आपका आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू है वो भी आपकी चेंज होने वाली है। भाई कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज कैसा होगा, छोटा होगा ना। अब साइज छोटा होगा तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। साइज छोटा होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना बेटा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं आयनोस एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो सिंपल सा स्टेटमेंट वही है कि कॉन्ट्रैक्शन कोई सा भी हो, है ना, वो तो डिस्कस मैं आपको कर ही चुका हूँ एटॉमिक साइज के बारे में, मैं आपको डिस्कस किया था। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो बेटा ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का निकलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो आपका ऑब्वियसली कि यहाँ पे आयनोस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कार्बन फैमिली के अंदर डी कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता है प्रॉपर, मतलब काम करेगा तो बहुत कम काम करता है, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। और यहाँ देखो आप बेटा एसएन और पीबी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका काम करता है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन ये आपको स्टेटमेंट बोलूंगा कि बोरॉन फैमिली के अंदर डी कॉन्ट्रैक्शन भी काम करेगा, है ना, अब डी कॉन्ट्रैक्शन भी काम करेगा और लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन भी काम करता है। बट इन केस ऑफ कार्बन फैमिली आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या काम करेगा, लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जो बेटा आपका यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बहुत ही लेस अमाउंट में काम करता है, तो बहुत सी जगह से रिप्रेजेंट भी नहीं करते हैं। तो बोरॉन फैमिली को लेके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे, एक्चुअल आंसर देखोगे तो क्या होगा, वो बच्चों आपका बनेगा बोरॉन सबसे मैक्सिमम होगा। भाई थैलियम जो है ना वो उसका लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त होगा बच्चों कि इसका जो साइज होगा ना, मीन्स अगर साइज के बारे में बात करें तो इसका साइज काफ़ी छोटा होगा, मतलब ये जस्ट बेटा बोरॉन के बाद आपका आ जाएगा। तो बोरॉन का सबसे अधिक होगा, है ना, आयनोस एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा। उसके बाद क्या होगा, आपका थैलियम हो जाएगा और फिर इसके बाद कौन सा होगा, आपका गैलियम के लिए डिफाइन होगा और फिर आपका एल्यूमिनियम आएगा और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा इंडियम, ठीक है। तो रेगुलर जो हमारा ट्रेंड था कि बोरॉन का अधिक होना चाहिए, तो वो तो ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज है, लेकिन थैलियम ऊपर क्यों पहुंचा है, बिकॉज ऑफ लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे इसका साइज इतना छोटा हो गया है कि, लेकिन बोरॉन से बच्चों इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहा है ना। तो इसी की वजह से आपकी जो बोरॉन की आयनोस एनर्जी अधिक है थैलियम से। फिर आपका गैलियम आएगा, नो डाउट। लेकिन गैलियम बेटा एल्यूमिनियम से ऊपर क्यों भागा है, क्यों ऊपर गया, उसके पीछे भी रीजन क्या है, डी कॉन्ट्रैक्शन। इसका साइज छोटा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसलिए आपका ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो गैलियम ऊपर पहुंचा है, फिर आपका एल्यूमिनियम आएगा, फिर आपका इंडियम आएगा। तो दिस इज द बेसिक ट्रेंड। कभी क्वेश्चंस आपको डिस्कस होते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर टिक कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा, इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका और बेटा डब्लू होता है ना, अपन डब्लू को अगर बना लेना इस तरीके से तो डब्लू की हेल्प से भी इसको अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे इस तरीके से डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट में बात करूँगा तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो आपका ग्राफ है वो आयोनाइजेशन एनर्जी
है ना, और एटॉमिक नंबर को लेके है, ठीक है। ऐसा तो W की हेल्प से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, सिर्फ एलिमेंट लिख देने हैं। तो देखो ऊपर सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आपका बोरॉन आ जाएगा, है ना। फिर आप देखोगे तो बोरॉन से कम किसका था, आपका थैलियम का था, तो थैलियम आपका यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, सेकेंड पोजिशन आ जाएगा। थैलियम के कम बच्चों किसका था, गैलियम का था, है ना। तो गैलियम आपका इस पॉइंट पर आ जाएगा W में, है ना। और गैलियम का आपका एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट बना आपका इंडियम, तो इंडियम आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो W के हेल्प से भी आप इजी तरीके से इसको समझ सकते हो, है ना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब हम यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, कार्बन फैमिली पे, ठीक है। तो कार्बन फैमिली को भी हम लोग समझेंगे। तो कार्बन फैमिली के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ ना, तो उसके अंदर देखो आंसर क्या बनेगा। तो बेटा ग्रुप 15 की अगर हम बात करेंगे, ग्रुप 14 की बात करेंगे, तो इसमें बेटा कौन कौन सा, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम आएगा, एंटीमनी, एंड आपका लेड, ठीक है। तो यहाँ पे टिन है ना, और आपका लेड। तो कौन कौन से हुए हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन और आपका लेड, ये आपके एलिमेंट हो गए, ठीक है। टॉप से बॉटम पे अगर मैं आऊँगा, ये आपका टॉप हो गया, ये आपका बॉटम हो गया। टॉप टू बॉटम अगर हम ट्रेवल करेंगे तो आपको पता है कि हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो वही बनेगा कि साइज इंक्रीज किया है, तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज टॉप टू बॉटम आने पे। ये आपका आंसर बनेगा। तो आंसर आप सीधा टिक करो इसमें कि ये आंसर आपका करेक्ट जाएगा कि भाई कार्बन का सबसे अधिक हो जाएगा और आपका जो लेड है पीबी इसका सबसे कम हो जाएगा। एक तो ये स्टेटमेंट हुआ, लेकिन क्या ये करेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका बच्चों डीडी कॉन्ट्रैक्शन काम लेस करता है, लेकिन आपका लेंथोनिक कॉन्ट्रैक्शन काम कर, लेकिन इतना ज़्यादा लेंथोनिक कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा कि भाई यहाँ से आपका जो पीबी है ना वो आपका कार्बन के नीचे पहुँच जाए। जैसा अभी पहले ग्रुप में होता है बोरोन के अंदर, तो ऐसा यहाँ पे इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। इसमें सिर्फ क्या होगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, बट बेटा पीबी आपके एसएन के ऊपर पहुँच जाएगा, बस ये होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। साइज में बस इतना ही साइज में आपका चेंज होगा। तो फिर इसका आपका आंसर क्या बनेगा, एक्चुअल आंसर क्या बनेगा। तो एक्चुअल आंसर आप इसका देख सकते हो कि बेटा कार्बन आ जाएगा, सबसे अधिक वैल्यू होगा। फिर कौन सा होगा, भाई सिलिकॉन में कोई चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल सही होगा। फिर आपका कौन सा आएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। और फिर आपका क्या टिन आएगा, नहीं टिन नहीं आएगा, फिर आपका लेड आ जाएगा और सबसे लास्ट में आपका टिन आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है, तो मतलब आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा। तो ये बात होगी बेटा कार्बन को लेके। तो कार्बन फैमिली को लेके यहाँ पे आप इस तरीके की चीज़ों को समझ सकते हो। तो जरा यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन, उन एक्सप्लेनेशन को हम लोग एक बार देख लेते हैं, राइट। ओके, वैसे अगर बेटा इसकी वैल्यू के बारे में बात करूँ, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के बारे में बात करूँ ग्रुप 13 के, तो बच्चा बोरोन की होती है 801, थैलियम की आपकी 589, है ना। तो ये आपकी वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ लिखी है देखने के लिए, ठीक है। तो वैल्यूज़ याद करने बिल्कुल ही, क्योंकि आप वैल्यूज़ याद करोगे तो ऑब्वियसली है कि वैसे आती भी नहीं है ये वैल्यूज़, है ना। अगर कभी किसी क्वेश्चन पूछा गया तो वैल्यूज आपको दी जाएगी, है ना, क्वेश्चन के अंदर। तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे डाटा दिया कि देखो वैल्यूज़ क्या एक्चुअली में ऐसे निकल के आती हैं, हाँ प्रैक्टिकली आपके ये वैल्यूज निकल के आती हैं। और उसके पीछे रीजन आपको याद रखना है, रीजन आपका बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर है बच्चों, ओके ओके। नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे डी ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक के क्वेश्चंस देखो, यहाँ से जनरली क्वेश्चंस बनते नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपको आइडिया तो होना ही चाहिए कि डी ब्लॉक के अंदर जो बच्चों सीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। पहले मैं साइज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो एटॉमिक, अगर मैं साइज़ के बारे में आपको अगर मैं डिस्कस करूँ, है ना, तो मैंने आपको डिस्कस किया था, है ना, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़। तो 5D सीरीज़ है ना कि बेटा जो आपकी वैल्यू थी, जो रेडियस की वैल्यू थी, साइज़ था वो आपका बिगर था, है ना, 4D का उससे कम था, सबसे छोटा था आपका 3D का। लेकिन ये बच्चों आपका जो फर्स्ट था आपका, है ना, स्कैंडियम एंड येट्रियम और आपका लेंथनम, तो इसके अंदर आपका ये ट्रेंड फॉलो हुआ था। बाकी बेटा आपका जो 3D था, 4D था और आपका जो 5D था, तो 3D और 4D की बात करूँ तो बच्चों ये वैल्यू अधिक आ रही, बट ये बच्चों यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या आपकी आ रही थी इक्वल, है ना। कौन कौन सी, 3D से अधिक बच्चों साइज किसका था, आपका 4D का था, बट 4D और 5D का साइज इक्वल था, है ना। जिसके पीछे आपको मैं रीजन भी दिया था बच्चों, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आपको मैंने डिफाइन किया था। तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आपका साइज इक्वल हो रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर, तो वो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो 5D की अधिक होगी, उससे कम आपका 3D होगा और सबसे कम आपका 4D होगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपका ट्रेंड फॉलो होता है। अगर मैं 5D आएगा देन उससे कम आपका 3D आएगा, फिर आपका 4D आएगा,
ठीक है। तो ये बेसिक आपका ट्रेंड होता है आयोनाइजेशन एनर्जी को लेके। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे तो कोई रीज़न भी आपका यहाँ पे, क्यों नीचे आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब आपका नीचे कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो 5D है ना, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक हो जाती है और उससे कम आपका 3D आएगा, है ना, और फिर आपका आता है 4D। ये बेसिक आपका ट्रेंड यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये भी आपके सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। व्हेन वी मूव इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, ठीक है, वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, सो साइज विल डिक्रीज, सो आयनेशन एनर्जी विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, है ना, तो आपका आयनेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आयनेशन एनर्जी की वैल्यू का मतलब है कि एनर्जी को सप्लाई करना, ठीक है। एनर्जी बेटा सप्लाई करेंगे तो अगर अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, साइज छोटा होगा, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सिंपल सा पॉइंट आपका यह। तो वहाँ पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर अधिक होगा तो इसका मतलब वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाएगा, साइज छोटा होगा, तो इसका मतलब सीधा सा होगा बेटा वहाँ पे आयनेशन एनर्जी आपको अधिक डिफाइन करनी पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका Pb+2 Pb+4, तो आपके देखो यहाँ पे बेटा क्या है, एटम तो आपके कैसे हैं, सेम एटम है ना, लेड के बारे में बात की जा रही है। तो देखो जहाँ पे अधिक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब साइज वहाँ पे छोटा होगा। अब साइज सबसे छोटा किसका होगा बेटा, Pb का साइज सबसे छोटा होगा, Pb+4 का। अब Pb+4 का साइज सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, Pb का होगा, जो आपका न्यूट्रल एटम है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ज़्यादा साइज आपका छोटा होगा। इसका मतलब आपका जो आयनेशन एनर्जी की जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, Pb+4 का अधिक, देन Pb+2, फिर आपका Pb। इसी तरीके से बेटा अगर इसके बारे में बात करूँ Mn+2, Mn+4, Mn+7, तो जहाँ पे चार्ज अधिक होगा, पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन होगा बेटा न्यूक्लियस के बीच में, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो उस केस में ज़्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे ये आपका जो ट्रेंड है वो आयनेशन एनर्जी का करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, इसका भी बेटा आता है शील्डिंग इफेक्ट। तो इस जेड इफेक्टिव के बच्चों क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आयनेशन एनर्जी। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका आयनेशन एनर्जी। मतलब शील्डिंग इफेक्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब प्रोटेक्शन जहाँ पे ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का, वहाँ पे आपके जो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। ओके, अब जहाँ पे आपका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्टिव अधिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो आपके जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये बात तो क्लियर थी आपको, ठीक है। इसका मतलब जो आपका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होगा, जैसे बताया था भीड़ कम होगी तो आप फ्रंट पे आ जाओगे, फॉरवर्ड आ जाओगे, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब आपका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं, है ना, तो बच्चों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को लेके, ठीक है। तो एस ब्लॉक का मतलब क्या था कि बच्चों कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक से कब बिलोंग करेगा, जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में जा रहा था तो मैंने बोला था कि वो एलिमेंट आपके एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर पी सबसेल में जा रहा था तो आपके पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, देन डी से, देन आपका एफ से। और जब पेनिट्रेशन पावर के बारे में बात करते हैं तो बच्चों हम जनरली ऐसे नहीं बोलते हैं कि एस सबसे पहले आएगा, देन पी आएगा, देन डी आएगा, देन एफ आएगा, है न्यूक्लियस से डिस्टेंस ऐसी होगी, ये सब नहीं होता है। उसमें होता क्या है मैं वो बताता हूँ। एस जो होता है बच्चों वो आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब स्पेरिकल शेप का होगा। जब स्पेरिकल शेप का होगा इसका पर्टिकुलर बेटा पैटर्न रहेगा इस तरीके से, है ना। तो अब जब बेटा इसका कोई भी आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा तो स्पेरिकल शेप होने की वजह से ये न्यूक्लियस को बेटा आराम से क्या करता है बेटा, क्लोज करता है, सराउंड करता है ना। तो जिसकी वजह से आपके जो एस ब्लॉक की बात करें या फिर एस ब्लॉक से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट है फर्स्ट सेकंड है, उनके लिए बच्चों पेनिट्रेशन पावर की वैल्यू क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, पी बेटा कैसा होता है, डबल शेप होता है, स्पेस ज़्यादा मिलेगा, है ना, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के पास अगर एस सबसेल हुआ तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो आसानी से बच्चों यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएगा, मतलब ये न्यूक्लियस के साथ जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पाएगा। अगर आपका
एस ना होके, स्पिरिकल शेप ना होके अगर पी सबसेल हुआ होता तो पी बच्चों एक्चुअली में डबल शेप होता है। जहाँ पे देखो एक्चुअली में क्या बच्चों, यहाँ पे ये डिफ्यूज्ड मतलब यहाँ पे स्पेस बढ़ने लगता है। जब स्पेस बच्चों इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को मौका मिलेगा न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं डी ब्लॉक के बारे में बात करूं तो डी सबसेल आपको पहले से पता है कि बच्चों आपका ये कैसे डबल शेप होते हैं, जिसकी वजह से स्पेस यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है। जब स्पेस ज़्यादा मिल जाए तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बेटा पेनिट्रेट कर जाता है आपके डी सबसेल को और आसानी से बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है न्यूक्लियस के साथ। और एफ ब्लॉक की बात करें तो बच्चों ये होता है आपका 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे तो और ही ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। तो इसका मतलब बेटा सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, एस की, उसके बाद बी, उसके बाद बेटा डी, उसके बाद आपका एफ। शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव के बारे में जब पढ़ाया तो वहाँ भी आपको मैं डिस्कस किया हुआ था ये पॉइंट। अब देखो, तो इट मीन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर एस सब सेल एंड देन फॉर पी, देन डी, देन आपका एफ। जैसे क्वेश्चन है आयोनेशन एनर्जी को लेके, तो बेटा बेरिलियम और बोरॉन के लेके आयोनेशन एनर्जी किसकी अधिक होगी, तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए तो देखो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन आपका दिया है 1s2 2s2, यहाँ पे बच्चों इसका कितना आएगा 1s2 2s2 2p बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप कि जब मैं आयोनेशन एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो यहाँ से बच्चों आपके 2s2 मतलब आपका ये क्या है, ये तो फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, और ये कैसा बच्चों है, ये तो ना तो आपका हाफ फिल्ड नहीं फुली फिल्ड है। तो मतलब दोनों में से आप देख सकते हो कि किसके लिए आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होगी, मतलब स्टेबल कौन सा है। तो दिख रहा है कि जो बेटा बेरिलियम में फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब बेरिलियम आपका है वो कैसा है, स्टेबल है। और आपका जो बोरॉन कैसा है, वो आपका अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। तो इसका मतलब आपको जहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो आपका आंसर होगा बेरिलियम। तो दैट्स व्हाई बेटा बेरिलियम की आयोनेशन एनर्जी वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ओके, हम बेरिलियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का जो बच्चों कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पे बेटा 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, और आपके 2 12 3s2 मतलब फुली फिल्ड आ गया बच्चों। मैग्नीशियम क्या है आपका, फुली फिल्ड। वैसे भी सेकेंडरी का NS2 को रिप्रेजेंट करता है फुली फिल्ड। इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ बच्चों क्या होता है NP1। ठीक है बेटा, ये बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है ना, तो आपका NH2 NP बन जाता है। तो मतलब तो कोई आपका ना तो हाफ फील्ड ना ही फुली फील्ड है। तो बेटा यहाँ पे कौन सा आंसर अधिक होगा, तो आयोनेशन एनर्जी का जो आंसर होगा मतलब बेटा उसकी वैल्यू अधिक होगी जो बच्चों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसको, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो कौन से बच्चों है, बेरिलियम। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन बच्चों लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे पीरियड टेबल के अंदर। जो बच्चों आपका फर्स्ट पीरियड में वहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पीरियड आपका जो होगा है ना, उस फर्स्ट पीरियड के अंदर अगर मैं बात करूं तो बच्चों कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा है ना, और आपका यहाँ पे हीलियम होगा। तो हाइड्रोजन हीलियम के बारे में बात करूँ बच्चों, मैं पीरियड के अंदर मूव कर रहा हूँ। तो जब पीरियड के अंदर हम ट्रेवल करते हैं तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, इंक्रीज। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो बच्चों क्या होगी, वो भी इंक्रीज। क्यों बेटा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स अट्रैक्शन अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट राइट ट्रेवल करने पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है, वो भी हम फर्स्ट पीरियड में जब ट्रेवल कर रहे हैं। तो बच्चों आपका जो हीलियम होगा वो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है बेटा कंप्लीट पीरियड टेबल के अंदर। तो जो हीलियम होगा उसका बच्चों होता है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब देखो इसके बाद पीरियड सेकंड पे चलते हैं। तो पीरियड सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे आपका एलिमेंट कौन सा आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड आपका नियॉन। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से राइट में अगर मैं ट्रेवल करूँगा, पीरियड के अंदर मैं ट्रेवल करूँगा, तो आपको पता है कि जनरल ट्रेंड क्या होगा। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो क्या होगा, वो आंसर ये बनेगा, ये आंसर बन जाएगा भाई। सबसे अधिक किसका हो जाएगा, नियोन का हो जाएगा, और सबसे कम किसका, लिथियम का हो जाएगा। बट क्या आंसर आपका सही है, तो आंसर हमारा ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आपका यहाँ पे आंसर निकलेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों हम जनरली क्वेश्चंस बनता है आयोनेशन एनर्जी वन को लेके। अब मैं आयोनेशन एनर्जी वन को बताऊंगा तो आप आयोनेशन एनर्जी सेकेंड और थर्ड को आप इजीली निकाल पाओगे। तो जब आयोनेशन एनर्जी वन के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बेटा न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है,
है ना। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे तो उस समय अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हुआ, हाफ फील्ड या फुली फील्ड हुआ, तो बच्चों आपका स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा, तो वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक ट्रेंड यहाँ पे आपका डिफाइन होगा। अब इसके बाद तो यहाँ पे आपके कौन कौन से प्रिंसिपल काम करने वाले हैं, तो उन प्रिंसिपल्स पे हम लोग चलेंगे। तो चलो निकालते हैं बच्चों यहाँ पे हम कन्फिग्रेशन। तो जब लिथियम के बारे में बात करेंगे तो लिथियम का कन्फिग्रेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। 3 का मतलब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वो जो इसका कन्फिग्रेशन आपका हो जाएगा, दिस इज दी 1s2 1s2 2s1 हो जाएगा। 2s1 मतलब क्या है बच्चों, आपका ये हाफ फील्ड डिफाइन कर रहा है एस, है ना। बेरिलियम की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, बेरिलियम के बारे में बात करेंगे तो आपका 2s2 आ जाएगा। ठीक है, बोरॉन के बारे में बात करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका लास्ट में 2p1 आ जाएगा। ठीक है, 2p1 आ जाएगा। और कार्बन के बारे में बात करेंगे तो आपका 2p2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में बात करूंगा नाइट्रोजन को लेके, तो आपका ये कितना आता है, ये आता है 2p3, मतलब ये आपका हाफ फील्ड जा रहा है। बेटा ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो 2p4 आएगा। फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो 2p5 आएगा। और नियोन के बारे में बात करेंगे तो 2p6, मतलब फुली फिल्ड आ रहा है। तो इसमें से देखो स्पेसिफिकेशन क्या आ रहा है, इसमें से स्पेसिफिकेशन ये आ रहा है कि आपका ये जो 2p3 है, 2p3 बच्चों किसका है, नाइट्रोजन का, है ना। तो जो नाइट्रोजन वाला है आपका ये जो 2p3 है, ये कैसा आपका हाफ फील्ड है ना। और देखो मैं बेरिलियम पे आता हूँ जरा, तो बेरिलियम वाला देखो आप 2s2 है, मतलब आपका ये फुली फिल्ड है। तो जो आपके स्टेबल कन्फिग्रेशन है ना, वो बच्चों एक कदम आगे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब जो बेरिलियम वाला बेटा बोरोन से आगे शिफ्ट हो जाएगा, और नाइट्रोजन वाला है बच्चों वो ऑक्सीजन के आगे शिफ्ट हो जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा। तो इसका जो रियल आंसर बनेगा, वो रियल आंसर क्या बनेगा वो देख लो बेटा। सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तो वो आपको पता है नियोन का, बिकॉज ऑफ स्टेबल कन्फिग्रेशन। फिर कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन के बाद क्या ऑक्सीजन आएगा, नहीं बच्चों नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, एक कदम मैंने बोला आगे जाने के लिए। नेक्स्ट क्या आएगा, ऑक्सीजन। फिर कौन सा आएगा, कार्बन। कार्बन के बाद कौन आएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा बेरिलियम। बोरोन नहीं आएगा, ये कदम आगे गया ना, बेरिलियम। फिर आपका आएगा बोरोन, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका लिथियम। तो दिस इज द रियल ट्रेंड फॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, है ना, इन द पीरियड सेकेंड। तो ये बच्चों आपका रियल सीक्वेंस बना। तो देखो इसमें बहुत ही एक सिंपल सा लॉजिक क्या था, वो आपको समझना जरूरी था। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के बारे में बात की जाएगी, और जब आपका जो स्टेबल कन्फ्यूजन होगा वो एक कदम आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो इसी तरीके से आप आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड को भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं कि आपका जो हीलियम है, हीलियम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में आपको मैंने डिस्कस किया है। और सीजियम बच्चों करता है लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी को होल्ड। क्यों, क्योंकि जब बच्चों हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम, ठीक है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं और स्पेसिफाइड करते हैं बच्चों हम फर्स्ट ग्रुप के, है ना, ग्रुप फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होगा, आपका साइज आपका इंक्रीज होगा, है ना। जब साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपका डिक्रीज करेगा। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सीजियम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिलीज कर देता है। तो बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सीजियम है उसकी बच्चों होती है लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू, है ना, इन कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के सबसे कम बेटा किसकी होती है, सीजियम की, है ना। इसी की वजह से बच्चों जो सीजियम है उसका हम यूज करते हैं फोटो केमिकल सेल्स के अंदर। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट वन बच्चों हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखो आप, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट। तो मेटलिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे आपका जो मेटलिक करेक्टर आपका डिक्रीज करेगा। जैसे अगर बच्चों में बात करता हूँ, अगर मैं एस ब्लॉक से मूव कर रहा हूँ पी ब्लॉक की तरफ, है ना, लेफ्ट से राइट में अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो बेटा आपके पी ब्लॉक में जब बात करते हैं तो वहाँ पे आपके हालांकि मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपका जो जनरली मैं ट्रेंड की बात करूँ तो आपका जो मेटलिक करेक्टर है वो क्या करता है, आपका डिक्रीज। एंड नॉन मेटलिक करेक्टर क्या होगा आपका, वो इंक्रीज करेगा। तो इसलिए आपका जो जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स को लेके मेटलिक करेक्टर की प्रॉपर्टी को,
तो वो बच्चों क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। मतलब जहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, या कोई भी दो एलिमेंट आप ले लो, तो अगर जहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक आ रही है तो मतलब बच्चों क्या कि वो मेटलिक कैरेक्टर कम रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सीधा सा स्टेटमेंट ये होगा। अब आते हैं ग्रुप पे। तो जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम ट्रेवल करेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज, सो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो जो हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो टॉप टू बॉटम आने पे मेटलिक कैरेक्टर क्या करता है आपका, किसी भी ग्रुप को लेके बच्चों इंक्रीज करता है। क्लियर है पॉइंट? ओके। जैसे आप देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पे आपका जो सीजियम है बच्चों, उसका आपका मेटलिक कैरेक्टर मैक्सिमम है, सबसे कम किसका है, आपका लिथियम का है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट यहाँ पे आएगा पीरियड को लेके। जब हम पीरियड के अंदर ट्रेवल करेंगे तो बच्चों वहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोएटम जब ट्रेवल करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी इज टर्म यूज्ड इन ग्रुप, है ना, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो टर्म है वो हम बेटा ग्रुप को लेके हम डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप पे कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। राइट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों पॉइंट आएगा कि जो आपका रिएक्टिविटी है वो आयनाइजेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती है। तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। मतलब जहाँ पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होगी वहाँ पे रिएक्टिविटी उतनी ही आपकी कम होगी। ठीक है। रिएक्टिविटी का बेसिकली मीन क्या है वो आप समझ लो। रिएक्टिविटी का बेसिक मीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट मत कर देना। रिएक्टिविटी का बेसिक टर्म क्या है कि आपके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, है ना, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितनी तेजी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट है, कितनी आसानी से रिलीज हो रहा है, या फिर कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट कितनी तेजी से बच्चों आयोनिक फेज में कन्वर्ट हो रहा है ना, या इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से दे रहा है, ऐसे बोल दो। तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या होगी, इनवर्स। अगर बेटा देखो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक हो रही है तो इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा वो एलिमेंट बेटा कम रिएक्टिविटी को डिफाइन करेगा। जैसे देखो बेटा फर्स्ट ए को लेकर आपका आता है तो बेटा सीजियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं फोटो केमिकल सेल के अंदर। ठीक है। इसकी बेटा बात करो सेकेंड की, तो आपका बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कोन्शियम, बेरियम, तो बेरियम की रिएक्टिविटी कैसी होती है आपकी, हाईएस्ट होती है। बट बच्चों अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे निकालते हैं फ्लोरीन को लेके, तो इन केस ऑफ हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वहाँ पे रिएक्टिविटी बच्चों हम आयनाइजेशन एनर्जी से नहीं निकालते हैं, वहाँ पे हम निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। किससे निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हेलोजन को लेके। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक होगी, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो देयर चॉइस की आपकी रिएक्टिविटी भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन होगी। यहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है ना, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन की जाती है। क्लियर है पॉइंट? ओके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में बच्चों आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो जैसे एक सिंपल से बच्चों रिएक्शन है ना, जिंक से बच्चों आपका आयोडीन +2 में चेंज हुआ है ना, यहाँ बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे कितना है, +2 है, तो 0 से +2 में चेंज हो रहा है, इंक्रीज, मतलब आपका यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, है ना। Cu+2 से बच्चों कॉपर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ से +2 से 0 में चेंज, मतलब यहाँ पे होगा आपका रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसी को लेकर बच्चों हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, बेटा कौन से एलिमेंट कैसे होगा। जैसे एक एग्जांपल और है बच्चों, यहाँ से A+B, फॉर्मेशन ऑफ A+ एंड B-। ए के पास बेटा कितना चार्ज है, 0 ऑक्सीडेशन, इसके पास भी 0 है, तो 0 से बच्चों क्या हो रहा है, +1, यहाँ 0 से -1। इंक्रीज होने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होने का मतलब क्या, रिडक्शन। तो इसके बेस पे देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और आपको रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन को लेकर अगर मैं स्टडी करूँ तो देखो समझ में आपको आना चाहिए कि ए का बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और बी का बच्चों क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे द एलिमेंट व्हिच गिव्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। आप सीधा से इसे वैसे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो आप सीधा से स्टेटमेंट समझो, कंफ्यूज मत हो, जैसे हेडॉक्स के अंदर आपको मैंने बताया था वैसे नहीं, आपको यहाँ पे सिंपल समझना है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गिफ्ट मतलब देगा, है ना बेटा, वो कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जो वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। बस यही इसके पीछे आपका इतने बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज इसको हम इतने रखते हैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जब आपका आएगा तो उसके अंदर कुछ और हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी को लेकर भी डिस्कशन करना है। तो अभी एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कुछ पार्ट आपका बचेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। राइट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।